हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम साइंस पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हमने उसी क्वेश्चन को टारगेट किया है जिसके चांस एग्जामिनेशन में आने के बहुत ही प्रबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम समय में इससे बेहतर रिवीजन और कुछ नहीं हो सकता है। तो आगे तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? हमारा जवाब हो जाएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? इसका होता है 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन इसका व्यास होता है लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 किलोग्राम हो जाता है? 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 किलोग्राम हो जाता है? तो ये हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये है दूरी का मात्रक, जो कि खगोलीय दूरी मापने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पारसेक का मान कितना होता है? एक पारसेक का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। पास्कल जो होता है वह दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी एम गुने भी। अगर संवेग का हम डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी के पावर -1। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का एम हो जाएगा और वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फैदम किसका मात्रक होता है? फैदम किसका मात्रक होता है? तो यह मात्रक होता है समुद्र की गहराई नापने का। ठीक है, एक फैदम बराबर 6 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैस नियतांक आर का मान क्या होता है? गैस नियतांक आर का मान क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान कौन सी राशि है? दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा और द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो ये अदिश राशि है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती है, इस कारण से यह अदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल, भार, त्वरण, संवेग कौन सी राशि है? बल, भार, त्वरण, संवेग कौन सी राशि है? तो यह सदिश राशियां होती है। इनका जो होता है वह परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी पता होता है इसका डायरेक्शन भी पता होता है और परिमाण भी पता होता है, इसलिए इनको सदिश राशि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति में क्या परिवर्तित नहीं होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो चाल परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घोड़े के अचानक दौड़ने से घुड़सवार झुक जाता है। घोड़े के अचानक दौड़ने से घुड़सवार झुक जाता है, कहाँ? पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, और जब झुकता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है। किसी बड़े बेलन को ढकेलने या खींचने से किसमें अधिक बल लगेगा? बताइए। तो इसका लगेगा ढकेलने में ज्यादा बल लगेगा खींचने की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान का क्या होता है? तो यह बराबर होता है। जड़त्वीय द्रव्यमान का गुरुत्वीय द्रव्यमान बराबर होता है किसी वस्तु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? यानी टॉर्क, इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत मोटर क्या काम करती है? विद्युत मोटर क्या काम करती है? तो ये करती है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर जो करता है वह
यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि यह जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसको शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वह गतिज ऊर्जा जो होगी उसका चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां एम द्रव्यमान हो गया और भी वेग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? तो एम्पियर में मापा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। क्यूरी किसकी माप इकाई होती है? तो क्यूरी जो होती है वह रेडियो एक्टिव धर्मिता की माप इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेसिबल से क्या मापा जाता है? डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनिमाप को मापा जाता है। ठीक है, एक लड़का बैठकर झूला झूल रहा है, यदि वह खड़ा होकर झूला झूलने लगे तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका जो आवर्तकाल है दोलन का वह कम हो जाएगा। ठीक है, और कम होने का कारण क्या है? झूला जो है जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम पर ही आधारित है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होता है? तो इसका त्वरण जो होता है वह समान होता है। एक्सीलरेशन होता है वह शून्य से जब कोई वस्तु गिरती है स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर तो उसका एक्सीलरेशन जो होता है वह इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो होता है वह उसका बढ़ जाता है। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो यह जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले गति के नियम को। ठीक है, शरीर का वजन कहाँ अधिक होता है? तो शरीर का वजन होता है वह ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि वहां ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वह बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। सर्दियों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है? क्योंकि जल का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है वह पाइप जो है फट जाती है। जल जो है जम जाता है सर्दियों में, इसके कारण उसका जो आयतन होता है वह पानी का बढ़ जाता है और वह पाइप जो है फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बांध की दीवार नीचे से मोटी क्यों बनाई जाती है? तो बांध की दीवार नीचे से मोटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वह बढ़ जाता है, इसलिए जो बांध है डैम वगैरह उसका जो दीवार होती है नीचे की ओर मोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे में तैरती है, क्यों? क्योंकि इसका कारण है लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है, यानी लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे से जो होता है लोहे का घनत्व वह कम होता है, यानी पारा मतलब Hg, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं पारे को। ठीक है, जो कि हमारे थर्मामीटर में भरा होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी का घनत्व अधिक कब होता है? तो पानी का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, यदि बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? यानी जब बर्फ किसी पानी में तैर रही है बीकर के पानी में, अगर वह बर्फ पिघल जाएगी तो बीकर का जो पानी है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही रहेगा पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है?
तो इसका कारण है पानी का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या होता है कि पानी का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, वह बढ़ जाता है, जिसके कारण से खाना जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध से मक्खन किसके कारण अलग हो जाता है? तो दूध से मक्खन जो है अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वह कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को कब अपना भार अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर जा रही होती है, तब व्यक्ति जो लिफ्ट में बैठा होता है उसका भार मालूम ज्यादा पड़ता है उसे अपना भार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वह स्थिति ऊर्जा होती है। इसको चाबी भरी घड़ी में स्थिति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी को सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, किसके कारण प्राप्त होती है पृथ्वी को सूर्य की ऊर्जा? तो यह नाभिकीय संलयन के कारण प्राप्त होती है। जब क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, तब सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वह पृथ्वी को प्राप्त होती है नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर है? तो यह 1/6 भाग है। तो यानी कि जब पृथ्वी पर हमारा जो वजन जब 30 केजी होगा, तब चंद्रमा पर हमारा वजन कितना हो जाएगा? 5 केजी, यानी उसका 1/6 कर देंगे, एक 30 केजी का, तो हमारा 5 केजी चंद्रमा पर वजन हो जाएगा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुई के पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? सुई के पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण सुई जो है वह पानी पर तैरती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वह साबुन को जल में जब घोलते हैं तो जल का जो सरफेस टेंशन है वह घट जाता है। वर्षा के बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो यह सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा के बूंदें जो है वह गोलाकार होती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। बायोवेंसी फोर्स का सिद्धांत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, यानी ठोस जितनी पानी की मात्रा हटाएगा उतना ही वह उछाल प्राप्त करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त क्यों पड़ जाती है? यानी पेंडुलम घड़ी जो होती है वह गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती है? तो इसका कारण है कि लोलक की जो लंबाई होती है वह बढ़ जाती है गर्मी के कारण। इसके कारण जो होता है उसका दोलन काल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको दोलन करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए घड़ियां जो होती है वह सुस्त पड़ जाती है गर्मियों के दिनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है? तो यह कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? यह पलवन के नियम से संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि जल की जो सतह की ऊंचाई वह आधी रह जाएगी, यानी कि जल जो है वह पूरा तरह से चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, यानी जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाएगी यदि हम केस नाली का जो व्यास है डायमीटर वह दुगना कर देंगे तब। ठीक है, तो जल की सतह की ऊंचाई जो है वह आधी रह जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है? तो यह होती है 4.2 गुने 10⁻³ जूल के बराबर। ठीक है, 1 कैलोरी 4.2 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है?
वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो ये इसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किसके द्वारा की जाती है? अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किसके द्वारा की जाती है? तो यह माप की जाती है पायरोमीटर के द्वारा, यानी बहुत अधिक टेम्परेचर को मापने में हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह स्टीफन के नियम पर काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ पर दाब बढ़ता है तो इसका जो गलनांक है वह क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक जो होता है घट जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणु जो होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अणुओं की चार्ज जो होती है वह बढ़ जाती है जब वस्तु को गर्म करते हैं। ठीक है, केल्विन मान पर शरीर का समान तापमान कितना होता है? केल्विन मान पर शरीर का जो समान टेम्परेचर है वह कितना होता है? तो वह हो जाता है 310 केल्विन। 310 केल्विन हो जाता है टेम्परेचर हमारा, समान टेम्परेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो यह होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो यह पायरोमीटर से मापा जाता है। अभी हमने बताया जो टेम्परेचर की जो बहुत ज़्यादा इकाई होती है उसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो सूर्य का ताप तो बहुत ज़्यादा ही होता है, इसलिए हम इसे मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है? यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस पैमाने पर? तो क्वथनांक जो इसका होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 100 डिग्री पर जल जो है वह उबलने लगता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जम जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समान शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? समान शरीर का तापमान जो समान ताप होता है वह फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो यह होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो यह होता है चांदी, सिल्वर। ठीक है, जिसे हम Ag से डिनोट करते हैं। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं, थर्मल रेडिएशन को हम बोलोमीटर से मापते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से पहुंचती है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण द्वारा, यानी रेडिएशन के द्वारा सूर्य की जो ऊष्मा है वह पृथ्वी तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह यह होगा कि वह जो टेम्परेचर है कमरे का वह बढ़ जाएगा, यानी जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो कमरे का टेम्परेचर जो है वह ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम लागू कब होता है? तो जब तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है तब न्यूटन का जो शीतलन नियम है वह लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा द्रव ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो पारा जो होता है वह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। थर्मामीटर में भी इसी का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा को नापने में। पारा को हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम किसका है? तो यह नियम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम कहता है कि जो अच्छा अवशोषक होता है वही अच्छा उत्सर्जक होता है। ठीक है, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने से जो द्रव का क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट वह बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी का पहला नियम किस पर आधारित है? तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो यह होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, पहाड़ों पर पानी कितने तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ पर जो पानी है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबलने लग जाता है, इसलिए जो पहाड़ों पर जो खाना है वह जल्दी नहीं पकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो यह अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ध्वनि तरंगे। अब श्रव्य तरंगे जिसको हम इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति जो होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव का जो आवृत्ति होती है वह कितनी होती है? तो वह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती है? ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो यह निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम से जो होता है वह ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती है वह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसे किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है, हवा भी नहीं होती है, इस कारण से यह ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यानी वैक्यूम से होकर नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने से क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने से क्या होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ध्वनि के वेग पर क्या असर पड़ेगा? तो यह बढ़ जाएगा, ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वह टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग जो होता है सबसे कम गैस में होता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? इको साउंड जिसको बोलते हैं। तो इसका कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि परावर्तित होकर वापस लौटती है तो इसके कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसके लिए हमें 16.6 मीटर का डिस्टेंस जरूरी होता है प्रतिध्वनि को सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच कितना समय अंतर होना चाहिए? तो इसका जो समय अंतर होगा वह 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतर है वह 1/10 सेकंड का होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग जो होता है वह 9 संचालकों द्वारा किया जाता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है वह ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि तरंगों द्वारा कौन सी घटना प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो वह ध्रुवन जो है वह ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, यानी पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में पतली क्यों होती है? महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में पतली क्यों होती है? तो आवृत्ति अधिक होने के कारण जो होता है वह महिलाओं की जो आवाज होती है वह पतली होती है पुरुषों की तुलना में। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।